जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका रिवॉल्यूशन के बारे में। मीन्स हम इस कहानी में ये देखेंगे कि अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, किन किन कारणों से हुई और फिर उसके बाद क्या होता है। ठीक, अमेरिका क्रांति का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका की क्रांति का कारण, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो अमेरिका में लोग आए हुए थे वो कहाँ से आए हुए थे। मैक्सिमम लोग यूरोप से आए हुए थे। वहाँ के कुछ नेटिव लोग भी थे, लेकिन वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग थे वो कहाँ से आए हुए थे, यूरोप से आए हुए थे। और यूरोप में 14th-15th सेंचुरी में ही इनलाइटमेंट वगैरह हो चुका था। मीन्स पुनर्जागरण वगैरह हो चुका था। जो इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट होता है वो चीज़ें वहाँ पे उसी समय से चल रही थी। तो जो अमेरिका में लोग आए थे यूरोप से, वो लोग उस विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। तो उनके अंदर शुरू से ही कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता का भाव पहले से ही था। और फिर जब वो यहाँ से आते हैं, यूरोप से आते हैं, फिर अलग अलग रीजन से, अलग अलग सेक्ट से आते हैं, फिर वो जो अमेरिका में स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, इसके बाद तो उनके में और जो विचारधारा है स्वतंत्रता की वो और प्रबल हो जाती है। और स्वतंत्रता समानता के भाव के कारण ही अमेरिका रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी पॉलिटिकल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है और सोशल रीज़न है। 7 ईयर वॉर भी एक कारण है अमेरिका की क्रांति का। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल रीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिका की क्रांति का जो राजनीतिक कारण है वो क्या है। तो जो अमेरिका की जो राजनीतिक कारण की अगर विषय में हम चर्चा करें, तो जो 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका की, उसको गवर्न करने के लिए ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो एक गवर्नर नियुक्त करती थी। मीन्स वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति होती थी। बाकी सभी कॉलोनीज़ के पास काउंसिल्स होते थे। मीन्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल टाइप का, एग्जीक्यूटिव नहीं बोल सकते, मीन्स काउंसिल होते थे। और वो जो काउंसिल के मेंबर थे वो कहाँ से आते थे, तो जो काउंसिल के मेंबर थे वो सेम कॉलोनीज़ से रहते थे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो ब्रिटेन के द्वारा पारित किया जाता था कॉलोनीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कॉलोनीज़ के जो काउंसिल थी वो कभी कभी क्या होता था, इसका अपोज भी करती थी। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनीज़ के मेंबर थे वो अमेरिका से थे और जो गवर्नर थे वो ब्रिटेन से थे। और इन दोनों लोगों का जो थॉट था वो काफ़ी डिफरेंट था। वो अपने मदरलैंड के बेनिफिट के लिए बात करते थे जो गवर्नर्स थे, और जो काउंसिल के मेंबर्स थे वो अपनी कॉलोनीज़ के बेनिफिट्स के लिए बात करते थे। तो काफ़ी इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था और ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रैकल या फिर हर्डल बन चुका था कॉलोनीज़ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। फिर दूसरा हम बात करेंगे सोसाइटल जो रीज़न था। जो अमेरिका की सोसाइटी थी वो यूरोप की सोसाइटी से काफ़ी डिफरेंट थी। अगर हम देखें तो जो यूरोप की सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल सोसाइटी थी, और जो एक अमेरिका की सोसाइटी थी यहाँ पे समानता का भाव था, यहाँ पे स्वतंत्रता की भावना थी लोगों में, बंधुता का भाव था। ये लोग काफ़ी जो फिलोसफर थे, जो भी बुद्धिजीवी थे अमेरिका के, उनके विचारों से यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित थे। तो सोसाइटी भी काफ़ी डिफरेंट थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यूरोप के लोगों के द्वारा, स्पेशली जो ब्रिटेन के जो लोग थे, जो उनके फोर फादर के साथ बिहेव किए थे, मीन्स जो भी लोग अमेरिका आए थे मैक्सिमम लोग तो मजबूरी में ही आए थे। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि उन लोगों को पॉलिटिकल हैरेसमेंट और वायलेंस की वजह से वो यहाँ पे आए थे। वायलेंस इन द सेंस कि क्या होता है कि उन लोगों को ज़बरदस्ती भेज दिया जाता था वॉर में, और उनसे खेतों में काम कराया जाता था और उनको प्रॉपर मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। इन सब कारणों से उन लोगों को यहाँ पे वो लोग अपने से आए थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो वहाँ यूरोप के गरीब लोग थे, जो लैंडलेस लोग थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, और जो क्रिमिनल लोग थे जिनको अपराधी ऐसे माना जाता था, उन सभी को ज़बरदस्ती यहाँ पे भेज दिया गया था। तो अब जो उनके नए जनरेशन के लोग थे वो पहले ही ब्रिटिशर्स से काफ़ी चिढ़ते थे, तो वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो इसलिए भी उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का अपोज करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इकोनॉमिक रीज़न था। चूँकि क्या होता है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो कॉलोनीज़ होती हैं वो मातृ देश की रक्षा सुरक्षा के लिए होती हैं। मीन्स उनका काम होता है कि वो इकोनॉमिकली मातृ देश को फीड करें। मीन्स जो भी उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो किसकी होती है, जो मदर कंट्री होती है, जिनकी वो कॉलोनीज़ होती हैं, और उस पर उनका पूरा अधिकार होता है और कोई भी इस चीज़ के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा यूरोपियंस का बिलीव था, ठीक है, कॉलोनीज़ के प्रति। तो इसी धारणा के साथ वो अमेरिका के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो लोग अमेरिका के लोगों पे टैक्सेशन इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं और कुछ नए नए नियम कानून बनाना शुरू करते हैं, जो अमेरिका के लोगों को काफ़ी आहत करता है। और उन लोगों का जो एक मानक था, इंडिपेंडेंसी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का जो भाव था वो आहत होता था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके मन में तो थी ही। तो सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कानून लाया गया था, नेविगेशन एक्ट 1751 में लाया गया था। उसके तहत उन लोगों ने ये कानून बनाया था कि जो भी ट्रेड कॉमर्स के लिए अमेरिकन्स के द्वारा शिप यूज़ की जाएंगी वो ब्रिटिशर्स की शिप होंगी।
लेकिन ये जो 1751 में भले ही इस लॉ को लाया गया था, लेकिन इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली 18th सेंचुरी में इसको एकदम कंपलसरी कर दिया गया। पहले तो थोड़ा बहुत ये था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो लोग अपनी भी चीज़ें यूज़ कर लेते थे तो उतना इशू नहीं होता था, लेकिन 18th सेंचुरी में जाते जाते आफ्टर 7 ईयर वॉर ये चीज़ें जो हैं काफ़ी बढ़ गई। फिर उसके बाद 1733 में ब्रिटिशर्स मोलेसिस एक्ट लाते हैं। मोलेसिस एक्ट क्या होता है? मोलेसिस एक्ट जैसे जो शुगर केन होता है, शुगर केन को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं जैगरी या फिर शुगर बनाने से पहले, तो एक राब होता है जो हम अपनी यूजुअल भाषा में यूज़ करते हैं। अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बहुत लोग उसको खांड भी बोलते हैं, राब बोलते हैं, और लोग और भी चीज़ों और भी नाम से उसको बोलते होंगे, तो उसको मोलेसिस होता है। वो मोलेसिस का वो लोग रम बनाने में प्रयोग करते थे, तो उस पर टैक्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसी चीज़ को और बढ़ा के 1764 में शुगर एक्ट लाते हैं। शुगर एक्ट में क्या होता है कि जैसा कि मोलेसिस एक्ट में हुआ था, टैक्स लगाए थे, और यहाँ पे क्या करते हैं, टैक्स को और इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद 1765 में स्टैम्प एक्ट लाते हैं। जब वो स्टैम्प एक्ट लाते हैं तब तो भाई बहुत बवाल मच जाता है। क्या होता है, उनका ये कहना होता है कि जो भी ऑफिशियल्स वर्क हैं, चाहे कोई भी कागजी कार्रवाई है, चाहे कोई पेपर बनवाना है, चाहे कोई आपको विज्ञापन या फिर ज्ञापन किसी भी प्रकार का पब्लिश कराना है, तो आपको ब्रिटेन का स्टैम्प लेना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको टैक्स पे करना होगा। अब इस चीज़ को जो अमेरिकी उपनिवेश के लोग थे वो काफ़ी नापसंद किए, और इस चीज़ को बॉयकॉट करने के लिए वो लोगों ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग बुलाई, जिसमें क्या होता है कि जितने भी कॉलोनीज़ थी उनके जो मेंबर्स थे वो इकट्ठा होते हैं, और फिर उसके बाद आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ कर रहे हैं ये काफ़ी गलत कर रहे हैं, और हम लोग कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर यहीं से वो लोग एक स्लोगन देते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका कहना ये था कि भाई हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना ही हम आपके पार्लियामेंट में हमारी कोई पहचान है, और ना ही हमारा कोई योगदान है, ना ही हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव हैं, एज अ कोई हमारा, हम ना ही हमारे कोई सिटीजनशिप है, ऐसा हमारे साथ कोई भी चीज़ नहीं है, फिर हम आपको टैक्स क्यों दें। तो उनका ये कहना था कि हम न सिटीज़न हैं, ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन का राइट है, तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। फिर जब काफ़ी विद्रोह बढ़ जाता है तो थोड़ा सा ये जो स्टैम्प एक्ट है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको क्या करती है, वापस ले लेती है, लेकिन लेते हुए ये कहती है कि हम ये ले अपनी स्वेच्छा से रहे हैं इसको रिटर्न, लेकिन ये मेरा पूरा अधिकार है कि मैं कॉलोनीज़ पे टैक्स लगा सकता हूँ। फिर 1767 में क्या होता है, टाउनशिप एक्ट ला देती है। जो गुड्स वगैरह होते हैं, जो बेसिक गुड्स हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया, लेड हो गया, टी हो गया, इन पे फिर वो टैक्स लगा देते हैं। फिर इस तरीके से भीड़ जो है, मीन्स अमेरिका कॉलोनीज़ के लोग थे, काफ़ी अग्रेशन जो है उनके में काफ़ी भड़कने लगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 7 ईयर वॉर हो जाता है। 1756 से 1763 तक चलता है 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में स्ट्रगल होता है, जिसमें ब्रिटेन जीत जाता है। 1763 में जीत तो भले ही जाता है, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है इकोनॉमिकली। अब उस चीज़ को वो फुलफ़िल करने के लिए अमेरिका के लोगों के ऊपर और भी टैक्स वगैरह इंक्रीज़ करने लगता है। अब इससे जो लोग हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट होती हैं। फिर क्या होता है कि फिर जो मेन जो तात्कालिक कारण था वो था जो बोस्टन मैसेकर। मीन्स बोस्टन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है। मीन्स एक थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो जाता है जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी और जो अमेरिकन मिलिटेंट के लोग थे उनके बीच में। उसमें क्या होता है कि 1770 में कि जो लोगों की भीड़ काफ़ी गुस्से में थी, तो गवर्नर अपने प्रोटेक्ट के लिए जो ब्रिटिशर्स आर्मी बुला लेते हैं। जब वो अपने प्रोटेक्ट के लिए बुलाते हैं, फिर आर्मी और लोगों के बीच में झड़प होती है, जिसमें अमेरिका के 5 लोग, लगभग 5 लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। अब ये जो था, ये अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा, मीन्स इसको वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ठीक है। फिर यहाँ से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी और बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे मेन कारण जो माना जाता है, बोस्टन टी पार्टी हो जाती है 1773 में। 1773 में क्या होता है कि जो ब्रिटेन की एक शिप थी जिसमें 340 कैरेट उसमें चाय पत्ती यानी कि जो टी वगैरह थी वो आई थी मैसाचुसेट मीन्स बोस्टन पोर्ट पे। तो जो रिवॉल्यूशनरी थे वो नेटिव इंडियन का भेष धारण करके जाते हैं, और वो पूरे जितने भी कैरेट्स हैं सबको क्या डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो लॉर्ड नॉर्थ थे, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन में, वो काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा होते हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें और भी जो हार्श रूल लागू कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि जो भी गवर्नर्स जो वहाँ पे काउंसिल की मीटिंग होती थी, उसको उन्होंने क्या कहा कि अब जो काउंसिल की मीटिंग होगी वो विदाउट गवर्नर की परमिशन से नहीं होगी। जो मैसाचुसेट की स्वायत्ता थी उसको छीन लिया,
और उसके बाद ये भी कहा कि जो भी प्रिजनर वगैरह के लिए जो भी ट्रायल वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती थी, अब वो क्या यहाँ नहीं होके ब्रिटेन में होंगी। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को और गुस्सा आया धीरे धीरे, और लोग भड़कने लगे। फिर 1775 आते आते 19 अप्रैल 1775 को एक और सबसे जो फर्स्ट है इंसिडेंस रिवॉल्यूशन का वो होता है। वो उसमें वो क्या होता है कि लेक्सिंगटन एक जगह है, वहाँ पे जो मुठभेड़ हो जाती है ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन मिलिटेंट के बीच में। जब जो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे वो ये ऑर्डर दे देते हैं कि सारे वेपन्स को सीज़ कर लो उन लोगों से जो रिबेल फैला रहे हैं, और सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लो। ये स्टार्टिंग था फर्स्ट रिवॉल्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ से अमेरिका रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट होता है। हमने कारण देख लिया, ठीक है। हमने कारण में जो पीछे से चले आ रहे जो ग्रेजुअल रीजन थे, कैसे टैक्सेशन वगैरह हो रहा था इंक्रीज, और एक्ट वगैरह नए नए एक्ट पारित हो रहे थे जिससे लोग आहत हो रहे थे। फिर हमने तात्कालिक कारण में देखा बॉस्टन मैसेकेयर और बॉस्टन टी पार्टी को हमने देखा तात्कालिक कारण में, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है 1775 को, फिर ये 1881 तक चलता है, ठीक है। और फिर ऑफिशियली 1883 को पेरिस ट्रीटी के साथ ये रिवॉल्यूशन एंड होता है, ठीक है। और ब्रिटेन जो है वो ऑफिशियली अमेरिका को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो अमेरिका के लोग थे वो 4 जुलाई 1776 को जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग थी उनकी, जॉर्ज वॉशिंगटन के उस टाइम वो लीडरशिप में अपने आप को उन्होंने उसी टाइम एज अ इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में क्या कर लिया था, घोषित कर दिया था। और आज भी अमेरिका में 4 जुलाई को ही इंडिपेंडेंस डे के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमने देखा कि कैसे वॉर हुआ, कैसे उन लोगों ने इतना उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया, यूरोपियन लोगों ने कैसे अमेरिकन लोगों को एक्सप्लॉइट किया, इसके वजह से अमेरिका में क्रांति हो गई। अब इसकी हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, क्या आखिर अमेरिका रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या महत्व है। देखिए, अमेरिका की क्रांति पूरे विश्व में ये पहली क्रांति थी जो किसी कॉलोनीज़ ने की थी अपनी मातृ देश के प्रति। तो इससे क्या होता है, और भी जो कॉलोनीज़ हैं जो ब्रिटिश के अंडर में थी वो इंस्पायर होती हैं, और भी जो नेशन थे वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है। और फिर इससे क्या होता है, अपने आप को सबके अंदर इंडिपेंडेंसी का भाव भी उत्पन्न होता है। और अगर हम पॉलिटिकल चेंज के बारे में बात करें तो ये पहली बार ऐसा होता है कि एक नया पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका की क्रांति के बाद पूरे दुनिया को देखने को मिलता है। क्योंकि फिर अमेरिका ने जो अपना न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बनाया उसमें उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर वहाँ पे इलेक्शन सिस्टम को लाया, और एज अ सॉवरेन नेशन के रूप में अमेरिका को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे इंडिपेंडेंसी, इक्वालिटी, वर्टिनिटी का भाव था। तो ये चीज़ जो थी ये बहुत पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। और फिर अमेरिका से ही जो डेमोक्रेटिक का फंडा था पूरे वर्ल्ड को मिला, ठीक। तो अमेरिका की क्रांति जो है वो अमेरिका के लिए तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से बेनिफिशियल थी ही, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड भी बहुत कुछ सिखाती है, और जिससे प्रेरणा लेके फिर आगे अलग अलग देशों ने अपने देश की रक्षा और अपनी रक्षा के लिए इस तरीके की क्रांति की। अमेरिका की क्रांति के जस्ट बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है। अमेरिका से जब क्रांति हो रही थी अमेरिका में, जब यूरोप के अगेंस्ट अमेरिका लड़ रहा था, तो फ्रांस ने अपनी आर्मी, वेपन्स वगैरह, गोला बारूद सब भेजा था ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो फिर जब वहाँ से सोल्जर्स आए, जो वहाँ के मेन कमांडर थे वो लफायते थे, जब यहाँ वापस आते हैं तो फ्रांस में भी वही सिनेरियो था, वहाँ पे भी मोनार्की रूल था, और राजा जो है लोगों का शोषण कर रहा था, है ना। तो यहाँ से उन लोगों के मन में ये विचार आया कि यहाँ अपने ही कंट्री में ऐसा हो रहा है, हम दूसरे कंट्री के लिए लड़के आ रहे हैं, हम भी अपने यहाँ पे ऐसा सिस्टम ला सकते हैं जहाँ पे स्वतंत्रता का भाव हो, हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सकती है। फिर इसी से इंस्पायर होकर फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है। होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का इनकरेक्शन वगैरह हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।